सभी लोग हम अपने आप को म्यूट कर देंगे। जी जी प्लीज। Okay. मेरा नाम राहुल अवसेकर है। मैं राष्ट्रीय दिनदर्शिका प्रसार मंच का सदस्य हूं। मैं आप सभी के सामने अपने भारत माता का एक गीत है वो प्रस्तुत करने जा रहा हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग इसे पसंद करेंगे। मैं शुरू कर सकता हूं? जी जी करिए, शुरू करिए। ओके। यह अपनी भारत माता पूर्ण विश्व की माता, यह अपनी भारत माता संपूर्ण विश्व की माता। जीवन का हर ज्ञान इसी से सारा जग है पाता। यह अपनी भारत माता संपूर्ण विश्व की माता। उंगली रेखा पर जब गिनती सारा जग करता था। उंगली रेखा पर जब गिनती सारा जग करता था। तब भारत तो बीज गणित का ज्यामिति का ज्ञाता था। 0.बिंदु दिया, लीलावती सा ग्रंथ दिया, शुल्ब सूत्र का बोध दिया, बोधायन का सूत्र दिया। वर्णा कैसे गणित आज का इतना विकसित होता। यह अपनी भारत माता संपूर्ण विश्व की माता। यह अपनी भारत माता संपूर्ण विश्व की माता। परमाणु से अंतरतम का अन्वेषण भी यही हुआ। सृष्टि चक्र ग्रह तारों का गहन अध्ययन यही हुआ। सारे भौतिक शास्त्रों का, आयुर्वेद रसायन का, भाषा लिपि संगीत कला का, दर्शन जीवन मूल्यों का, भारत से ही ज्ञान प्राप्त कर विश्व सभ्य कहलाता। यह अपनी भारत माता संपूर्ण विश्व की माता। यह अपनी भारत माता संपूर्ण विश्व की माता। भारत माँ की रक्षा होगी अपने पराक्रमों से। भारत माँ की रक्षा होगी अपने पराक्रमों से। वैभव गौरव और बढ़ेगा अपने उपक्रमों से। तो हिंदू सब जागे, आलस निद्रा त्यागे। हिंदू हिंदू सब जागे, आलस निद्रा त्यागे। राष्ट्र भक्ति का भाव कर समाज सारा जोड़े। साथ हमारे कहेगा जय जय भारत माता। यह अपनी भारत माता संपूर्ण विश्व की माता। यह अपनी भारत माता संपूर्ण विश्व की माता। भारत माता की जय। वंदे मातरम। वाह 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 राहुल जी, क्या बात है, बहुत बढ़िया। बहुत अच्छा गाया आपने, वास्तव में गीत भी बहुत अच्छा है।
सबको नमस्कार। समर्थ भारत मंच की तरफ से आप सबका आज के दिन यानी पौष महीने की 4 तारीख में 25 दिसंबर शनिवार को अभी 7:15-17 हो चुके हैं। मैं स्वागत करता हूं नासिक से। तो जैसा कि सर्वविदित है, सभी आप जानते हैं कि समर्थ भारत मंच अपनी स्थापना से यानी आज से करीब 2 साल पूर्व एग्जैक्टली वैसे देखें तो हमने एक कॉन्फ्रेंस की थी। तब से निरंतर आगे हम चलते जा रहे हैं। अच्छे कार्यक्रम, अलग-अलग प्रकार के वेबिनार्स, शिक्षाप्रद, ज्ञानप्रद, जानकारीप्रद लेकर आ रहे हैं आप सभी के समक्ष, और उसी की श्रृंखला को आगे लेके जाते हुए आज का वेबिनार होगा। इस बीच हमने मराठी में भी कुछ 3-4 वेबिनार किए और हिंदी में भी किए। अच्छे वक्ताओं को हमने बुलाया, जैसे नीरज अत्री जी हैं, पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ हैं। ऐसे लोग भी इस मंच पर आकर अपने विचार प्रकट कर चुके हैं और हमें हमारा सबका मार्गदर्शन कर चुके हैं। तो उसी सिलसिले में आज एक अलग सा और अनोखा, अनूठा, अनयूजुअल एक तरीके से देखें तो एक वेबिनार हम करने के लिए तैयार हैं, उत्सुक हैं। और हमारे वक्ता श्री अभय मराठे जी भी हमारे साथ पिछले कई समय से तकरीबन 25-30 मिनट से हैं, जुड़े हुए हैं। लेकिन लोग उतने नहीं थे, इसलिए हमने थोड़ा सा इसको विलंब किया है। तो अभी इसकी शुरुआत हो रही है, या फिर ऐसा कहें कि हो चुकी है। तो जैसे कि विषय आपको पता है, हम बचपन से कैलेंडर जैसी चीजें, रोजमर्रा की चीज है ये जिंदगी में लगने वाली, लेकिन जनवरी, फरवरी, संडे, मंडे या फिर इसके अलावा हमने कभी इसकी तरफ ज्यादा ध्यान नहीं दिया। हाँ, ये बात अलग है कि उस समय भी आकाशवाणी पर भारतीय सौर दिनांक वगैरह सुना करते थे, लेकिन उस तरीके से इस चीज पर ध्यान नहीं दिया गया। लेकिन ये चीज पिछले 3-4 सालों पहले अचानक सी फोकस में आ गई, और जिसका कारण और जिसके वजह से ये सब हुआ है, वो आज हमारे बीच है श्री अभय मराठे जी। तो उनका मैं स्वागत तो कर ही रहा हूं आप सभी की तरफ से, और उनका परिचय जो हमारे वक्ता है आज के अभय मराठे जी, वो अभी बात करेंगे। लेकिन उससे पूर्व मैं हमारे सहकारी समर्थ भारत मंच के एक कार्यकर्ता श्री श्याम सुंदर सिंह जी हैं, अच्छे स्नेही मित्र हैं हमारे, और बहुत ही समर्पण भाव से इस मंच से जुड़े हुए हैं। तो मैं श्याम सुंदर जी से आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा कि वो हमारे वक्ता अभय मराठे जी का आप सबके लिए परिचय करके दें। नमस्कार। आज समर्थ भारत मंच की ओर से यह बहुत ही सुंदर वेबिनार आयोजित किया गया है, जिसमें इस विषय के प्रवक्ता श्रीमान अभय मराठे जी का परिचय बताने के लिए मुझे कहा गया है। लेकिन ये मेरे लिए बड़ा मुश्किल काम है और बहुत छोटा सा परिचय उन्होंने बड़े संक्षेप में लिखा है। तो श्रीमान अभय केशव मराठे जी का जन्म पाली गणपति गांव, जिला रायगढ़, महाराष्ट्र में हुआ, और इनकी जो कर्मठता है, विशेषकर इस राष्ट्रीय सौर कैलेंडर के बारे में इनका महारत भी है, और इसी विषय पर आज ये प्रमुख कार्य कर रहे हैं। तो संघ के कार्यकर्ता के रूप में संघ के प्रति समर्पण इनका इतना है कि संघ के इन्होंने बहुत सारे पदों को सुशोभित किया है। प्रमुख शिक्षक के रूप में, दल संपर्क प्रमुख के रूप में, गंगा जली प्रमुख के रूप में इन्होंने बहुत काम किया है संघ में। और
ओल्ड मैट्रिक इनकी शिक्षा भी ओल्ड मैट्रिक, कई लोगों को पता नहीं चल रहा होगा ये ओल्ड मैट्रिक क्यों है। तो पहले, अब तो 10वीं को ही मैट्रिक बोलते हैं, पहले 11वीं कक्षा का वो जो था, कुछ शिक्षा की प्रणाली 11-3 ऐसे कुछ थी जो मुझे ठीक से याद नहीं है, तो वो मैट्रिक थी। और आप सभी को पता ही है कि उस समय का मैट्रिक मतलब आज के पीएचडी वालों से भी अधिक योग्य ये लोग होते हैं। तो ये उन्होंने बहुत काम किए हैं, लेकिन वर्तमान समय में ये केवल राष्ट्रीय कैलेंडर पर, राष्ट्रीय दिनदर्शिका पर ही कार्य कर रहे हैं। इसके प्रचार प्रसार के लिए राष्ट्रीय दिनदर्शिका प्रसार मंच की स्थापना की है इन्होंने, और इनके साथ श्रीमान अनिल जी भालेराव जो देवगिरी प्रांत संघ चालक, इन दोनों ने मिलके तो ये उसके राष्ट्रीय दिनदर्शिका मंच के संस्थापक सदस्य हैं। तो इनका परिचय अधिक कितना दिया जा सकता है वो मेरे लिए थोड़ा मुश्किल भी है, मैं सही से बोल भी नहीं पा रहा हूं। तो इतना ही पर्याप्त है, सूर्य को दीपक दिखाने जैसा है इनका परिचय देना। तो बस मैं इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद श्याम सुंदर जी। तो अभी हम जब उनसे मिले थे पिछले 3 सप्ताह पूर्व, वो नासिक में आए थे। उन्होंने एक बात बताई कि मैं जब भी कहीं जाता हूं तो संघ कार्यालय में रुकता हूँ। संघ के संस्कार ही ऐसे होते हैं शायद। और एक उनका एक किस्सा मुझे, यानी उनको मैं अभी शुरू करने के लिए बोलने ही वाला हूँ, लेकिन उससे पहले एक बात और याद आई। कुछ चीजें ऐसी होती है कि जो हमें सीखनी पड़ती है या सीखनी चाहिए। तो अभी कुछ मेरे ख्याल से पिछले साल उन्होंने एक कैलेंडर हमें भेंट किया था, पोस्ट से भेजा। लेकिन तब तक ये हमारा जो वर्ष था, भारतीय वर्ष सूर्य गणना के अनुसार, वो समाप्ति की तरफ था। जब उन्होंने कैलेंडर आया तब उनसे मैंने पूछा कि आपको इसका शुल्क कितना देना है। तो उन्होंने कहा कि नहीं शुल्क मैं कैसे ले सकता हूँ, अगर ये वर्ष की शुरुआत में आपके हाथ में आता तो मैं शुल्क लेने का अधिकारी था। लेकिन अब कि चूंकि 9-10 महीने वर्ष के पूर्ण हो चुके हैं तो मैं ये पैसे नहीं लूंगा। तो ऐसी कुछ बातें हैं जो हमें वाकई प्रेरित करती हैं, हमें सीखने को मिलता है। तो अब और अधिक मैं आप सबका समय नहीं लूंगा और मैं चाहूंगा कि श्री मराठे जी अभी अपनी वाणी अपना व्याख्यान शुरू करेंगे और हम सब के सामने ऐसी बातें रखेंगे कि जिनको सुनने के लिए या जिनको जानने के लिए पिछले कुछ समय से हम बहुत उत्सुकता से इंतजार कर रहे हैं। तो आइए श्री अभय मराठे जी, आप अपना व्याख्यान शुरू करिए। और हाँ, इतना कहूंगा कि व्याख्यान के पूर्ण होने के बाद अगर आपके मन में कोई शंकाएं होंगी, प्रश्न होंगे, तो भी आप उनसे पूछ सकते हैं। तो मराठी जी आइए और अपना व्याख्यान शुरू करिए। नमस्कार, आवाज आ रहा है? हेलो, नमस्कार। हाँ, आ रही आवाज, आ रही आपकी आवाज आ रहा है? हाँ हाँ हाँ। समर्थ भारत मंच के कार्यकर्ता और अंजलि नारायणे और संदेश नारायणे जब नासिक में मिले और मेरे को उन्होंने बताया कि हमारे समर्थ भारत के मंच पे आप आएंगे क्या, तब से हमारा चालू था। और आज ये सुयोग आया कि आपके सामने मेरे को अपना देश का राष्ट्रीय दिनदर्शिका का विषय रखने को मौका मिला। इसलिए मैं अंजलि ताई और संदेश जी को धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद देने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक सभा का नियम है इसलिए देता हूँ। अभी मैं अपना विषय शुरू करता हूँ। मैं पहले आपको लेके जाऊंगा अपने इतिहास काल में। भारत सनातन देश है, जिस देश का कब देश में प्रगति कब शुरू हुई ये बताना भी मुश्किल है। हमारे यहाँ 4 युगों की कल्पना थी।
पहले सत्य युग, बाद में त्रेता युग, उसके बाद द्वापर युग, और अभी चालू है वो कली युग। सत्य युग में हरिश्चंद्र राजा का जन्म हुआ था ऐसा बताया जाता है। बाद में त्रेता युग में प्रभु रामचंद्र का जन्म बताया जाता है। द्वापर युग में श्री कृष्ण का जन्म बताया जाता है, और उसके बाद में कलियुग आया है। तो कलियुग आने के बाद जो काल गणना, यानी द्वापर युग आने तक हमारे यहाँ सौर काल गणना की गिनती शुरू थी। उसका पहला रेफरेंस हमारे यहाँ महाभारत पे जिन्होंने व्याख्यान दिए हैं काफी, हर बुधवार को भंडारकर इंस्टीट्यूट में, वो लीनाताई मेंदळे ने हमें बताया कि द्वापर युग तक हमारे यहाँ सौर काल गणना थी। तो सौर काल गणना हम कब भूल गए? तो यदि ये बताना होगा तो एक संदर्भ आपको मैं बता देता हूँ। वो संदर्भ ऐसा है कि जब विराट राजा के पास हमारे पांडव अज्ञातवास में मुकाम कर रहे थे, और वहां कीचक का वध होने के पश्चात, कौरवों को मालूम हुआ कि वहां भीम हो सकता है करके उन्होंने विराट राजा पे स्वारी कर दी कुछ बहाना करके। और उस समय अर्जुन ने शमी वृक्ष से शस्त्र निकाले, ऐसी कहानी हमें मालूम है। लेकिन उस समय एक सिचुएशन ऐसी थी कि 100 वर्ष पहले खत्म हुआ था, और उसकी जानकारी कौरवों की तरफ दुर्योधन को या अपने शकुनी मामा को नहीं थी। तो उन्होंने चांद्रमास के हिसाब से गिनती की, और ऐसा सोचा कि यदि हम अभी इनको पकड़ेंगे तो फिर उनको वनवास में जाना पड़ेगा और अज्ञातवास में जाना पड़ेगा, तो युद्ध का संकट टल जाएगा। लेकिन उस समय अर्जुन ने ये बात बताई, और उसको पुष्टि देने वाली 3 व्यक्तियां उस समय कौरवों के बाजू में थी। उसमें तीनों भी आचार्य है, एक भीष्माचार्य, कृपाचार्य और द्रोणाचार्य। और तब उनका वो फिर वनवास में जाने का संकट टल गया। उस समय से हमें सौर काल गणना का विसर, यानी भूल गए हम, और हम चांद्रमास पे अपना पूरा व्यवहार करते हैं, और आगे अपना व्यवहार चालू रहता है। उस समय जैसे राम का रामनवमी चैत्र शुद्ध नवमी, या विजयादशमी यानी चैत्र शुद्ध दशमी ऐसा बोला जाता है, उसी प्रकार अपने व्यवहार चलते थे। अभी मैं आपको लेके जाऊंगा स्वातंत्र पारतंत्र में जाने के पहले क्या स्थिति, वो आपको बताना जरूरी है, ऐसा मेरा मानना है। तो पारतंत्र में हम जब गए, यानी व्यापार के हिसाब व्यापार करने के लिए ब्रिटिश यहाँ आए, और उन्होंने एक एक संस्थान को कुछ न कुछ बहाने करके अपने कब्जे में लेना शुरू किया। और उस समय जब उनको पूरा संस्थानिक या राजे उनके कब्जे में आए, तो पूरे भारतवर्ष पे कारोबार करने के लिए जो पद्धति वहां अपने यहाँ चालू थी, हर प्रांत के हर राजा के अपने अपने शक चलते थे। कहीं उत्तर भारत में 4 प्रकारित विक्रम शक चलते हैं, 4 प्रकार के। एक विक्रम शक जो है वो दिवाली के कार्तिक शुद्ध प्रतिपदा को नया साल बोला जाता है, लक्ष्मी पूजन के बाद, तब उसका वर्ष बदलता है और वहां से उसका प्रारंभ माना जाता है। एक विक्रम संवत है जो गुड़ी पाड़वा से ही शुरू होता है, लेकिन उसका प्रारंभ वहीं से पकड़ा जाता है। बाद में एक विक्रम संवत ऐसा भी है जो नर्मदा
नदी की दक्षिण तट की तरफ जो अमावस्या अंत महीना मानते हैं, और बाकी जो उसके उत्तर दिशा में विक्रम संवत है वो पूर्णिमा अंत महीना मानते हैं। उनका महीना पूर्णिमा होने के बाद शुरू होता है और वर्ष भी उसी प्रकार शुरू होता है। तो ये फर्क जो थे, और बहुत सारे, यानी पंजाब की तरफ वैशाखी महीने थे, नेपाल में नेपाल की तरफ यानी बिहार और नेपाल का कुछ भाग सौर काल गणना भी थी, आसाम में भी सौर गणना थी। इस प्रकार की करीबन 30-35 प्रकार की काल गणनाएं भारत में चलती थी। तो उनको वो कारोबार करने के लिए बहुत कठिनाई आ गई। तो उन्होंने उनका जो ग्रेगोरियन कैलेंडर है, जिस ग्रेगोरियन कैलेंडर को पहले 10 महीने का वर्ष था, वो बदली करके 1752 में उन्होंने उसमें सुधार किया और 12 महीनों का वर्ष किया और 365 दिन और लीप ईयर का एक दिन, ये रचना उन्होंने की। ये रचना भी भारत की ओर देख के ही की गई है। इस प्रकार की दिनदर्शिका अपने ऊपर थोप दी, क्योंकि उन्होंने जो शुरू किया वो पूरा कारोबार इस प्रकार करना शुरू हुआ। पूरे अपनी जन्म मृत्यु की नोंद उसी प्रकार करते थे। जो दस्तावेज बनाए जाते थे रजिस्टर करने के लिए, उनके जो दफ्तर थे वहां जाकर लिखना पड़ते थे, वहां वही तारीख लिखना जरूरी था। उनके पास जो कर्मचारी वर्ग था, उनकी जो पगार निकलती थी वो इसी महीने के हिसाब से निकलती थी। जो पहले अपने चांद्रमास के हिसाब से निकलती थी, उसके बदले उन्होंने इस दिनदर्शिका से पूरा व्यवहार शुरू किया। दस्तावेज पर यह तारीख लिखना कंपल्शन कर दिया। जन्म मृत्यु की नोंद भी इसी प्रकार करना कंपल्शन कर दिया। और इसी प्रकार हमारे यहाँ ये सौर काल गणना, ग्रेगोरियन काल गणना यानी इंग्रजी काल गणना भी सूर्य भ्रमण के ऊपर है। यह हमारे ऊपर, हमें हॉबी हो गई, उसकी आदत पड़ गई और वो आसान भी थी। क्योंकि चांद्रमास में वर्ष जो है, एक वर्ष 3 वर्ष 12 महीने के आते हैं, और एक वर्ष आता है वो 13 महीने का, अधिक मास आता है तब 13 महीने का आता है। तो इस प्रकार की जो उसमें कभी कभी एकाध तिथि का क्षय होता है, कभी कभी एकाध तिथि की वृद्धि होती है। इस प्रकार जो कारोबार चांद्र काल गणना में आता है, उससे वो दैनंदिन व्यवहार में, अपने बैंकों के व्यवहार या अपने रजिस्टर ऑफिस में या छुट्टी लेने के व्यवहार, उसके लिए वो कठिन था। और उतनी बड़ी पैमाने पे पंचांग बनती भी नहीं थी। पहले जमाने में मेरे याद में है कि कोई ब्राह्मण घर पे आता था, उसको कुछ दक्षिणा दी जाती थी और वो बताता था कब एकादशी है, कब द्वादशी है, कब सोम प्रदोष है, कब चंद्र ग्रहण है, कब सूर्य ग्रहण है। इस प्रकार की स्थिति थी। तो ऐसा प्रिंटिंग भी नहीं होता था। तो उनके यहाँ वो प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी आई थी, उन्होंने उनका कैलेंडर अपने ऊपर थोप दिया। इस प्रकार हम आज भी इतना स्वतंत्र होने के बाद 70 साल, अभी 75 साल होंगे, तो भी हम ग्रेगोरियन काल गणना या अपनी काल गणना है करके यूज कर रहे हैं। तो अभी यह ऐसा क्यों हुआ, उसको क्या क्या वजह होगी, ये विषय जब मेरे को 2004 में मालूम पड़ा, जागतिक जलतज्ञ माधवराव चितळे, आप बहुत सारे लोगों को उनका नाम मालूम होगा, आजकल वो इंदौर में रहते हैं। उन्होंने जब ये विषय बताया तो मैं एक कार्यकर्ता करके विश्व संवाद केंद्र से जोड़ा हुआ था और उनकी पत्रकार परिषद में सुन रहा था। वहां उस विषय का मेरा परिचय हुआ। बाद में उन्होंने भी एक संस्था निकाली थी, लेकिन सब उम्र से ज्यादा लोग थे। कुछ दिन के बाद फिर उसका चलन वलन कम हुआ, प्रिंटिंग होने नहीं लगा और वो ठंड होने लगी। तो मैंने इस विषय को उठाया और विश्व संवाद केंद्र को हमारे को कुछ काम होना था, तो हमने ये डायरिया
यानी दैनंदिनी पॉकेट डायरी के रूप में निकालना शुरू किया। इससे हुआ क्या, हम हर जगह जाते और वो डायरियां लोगों को प्रेजेंट देते थे। कभी अपने ओटीसी वर्ग जो अपना ट्रेनिंग कैंप होता है 21 दिन का मई महीने में, तब उधर हम इस विषय को रखते थे। इस प्रकार देश भर कहीं कहीं जगह विषय पहुंचना शुरू हुआ। कोई लोग उस समय डायरी लेके जाते थे लेकिन बाद में भूल जाते थे, सबके फोन नंबर भी हमारे पास नहीं थे, इस प्रकार की स्थिति थी। लेकिन उसमें से उभरते उभरते हम धीरे धीरे इस विषय के लिए लोगों तक पहुंचाने में कामयाब हुए। और बाद में जब आबा साहेब पटवारी विवेक के संपादक थे बहुत दिन, विवेक की जब स्थिति कमजोर हुई थी तब उन्होंने विवेक को जाहिरात और बाकी माध्यम से वर्गणीदार बढ़ाकर बहुत कार्य किया था। उन्होंने बताया कि इस विषय के लिए अलग से संस्था होना जरूरी है, तो ही इस विषय को आगे बढ़ा सकेंगे। तो हमने, और अनिल जी भालेराव जिनका उल्लेख इन्होंने किया, उनकी माध्यम से उनके मार्गदर्शन के ऊपर, उनके मार्गदर्शन के अनुसार हमने राष्ट्रीय दिनदर्शी का प्रसार मंच इस संस्था का नोंदणीकृत संस्था नोंदणीकृत कर ली। 3 ही साल में हमें ATG भी प्राप्त हुआ, क्योंकि हमारा हिसाब हम हर साल समय पे देते थे, तो हमारा ATG भी हमें प्राप्त हुआ। इस प्रकार ये संस्था कार्यरत होने के बाद हमने प्रवास करना शुरू कर दिया। हर जगह संघ कार्यालय में उतरना, स्वयं से होने के नाते हमारे यहाँ के सब कार्यकर्ताओं का मेरा काम से परिचय था, तो परिचय पत्र मिलता था। मैं आसाम से लेकर दिल्ली विल्ली सब जगह संघ कार्यालय में उतर के इस विषय को शाखा पे विषय रखता था, कई सारे लोगों को मिलता था, ऐसा मेरा कार्य चालू था। इतने में हमें एक बहुत अच्छी जानकारी मिली, क्योंकि उस समय जो कुछ सीनियर लोग मिले, तो दादू मियाँ जैसे हो या बंगाल के, उनका नाम याद नहीं है, जनसंघ के अध्यक्ष हो, उन्होंने बताया इस विषय में कुछ न कुछ गड़बड़ी है। क्या गड़बड़ी है, हम ये ढूंढने लगे, तो गड़बड़ी ऐसी मालूम पड़ी कि हमारे यहाँ वेद काल में सौर काल गणना थी, और उस सौर काल गणना के नाम भी अलग थे, सौर मासों के नाम अलग थे। जैसे आज हमारे यहाँ जनवरी फरवरी ऐसे अलग महीने हैं, और हमें कभी वर्ष प्रतिपदा या हमारा दसरा कभी कभी दिसंबर सितंबर में आता है, कभी कभी अक्टूबर में आता है, तो कुछ गलत नहीं लगता। लेकिन जब हम बोलने जाते हैं कि 23 अश्विन को दसरा है, तो लोग आंख बड़े करके हमारे तरफ देखते थे कि ऐसा कैसा होगा, अश्विन में 23 दिन होने के बाद दसरा आएगा। दसरा यानी अश्विन शुद्ध दशमी, तो वो दसरा 23 अश्विन को कैसा आएगा, तो ये सौर अश्विन है, ये बताना पड़ता था और पूरी रचना बतानी पड़ती थी। तो ये एक वजह उसकी है कि जिस वजह से समाज ने, नागरिकों ने, जिनके ऊपर तिथि मास यानी चांद्र की तिथि का हमेशा व्यवहार घर में चलता है, उन्होंने कभी इसको अपनी राष्ट्र कालगणना मानी नहीं। तो उसकी एक वजह ये भी निकली कि वो, दूसरा वजह ऐसा निकला, लोग ऐसा ही बोलते थे। जब नेहरू जी उत्तर के थे, उनको ये भी मालूम था कि विक्रम संवत ये ईस्वी सन से 58 वर्ष आगे है, या बुद्ध शक, अपने यहाँ बिहार की तरफ बुद्ध शक चलता है, उसके तो 2600 साल हुए। तो इस प्रकार आगे के शक होते, या अपना युगाब्द भी आज 5123 है, तो इस प्रकार का आगे का शक होके ही ब्रिटिशों के पीछे का शक क्यों स्वीकार किया, जो आज 1943 से, यानी हम 58 वर्ष
ब्रिटिशों से बिखरे हुए दिखाई देते हैं। ऐसा क्यों? इस प्रकार की लोगों में चर्चा हुई, तो उसका भी हमने थोड़ा सोचा। तो जब अभी 14 के बाद जो कुछ वातावरण बदली हुआ है, जैसा आपने बोला कि अपने नीरज यात्री को भी आपने मंच पे बुलाया है, तो नीरज यात्री जी के साथ हमारा एक प्रोग्राम हुआ है, तो हमने यही बात उनके सामने, उनके प्रोग्राम में उन्होंने जो सवाल पूछे उसके ऊपर रखे है, उसमें रखे है कि यह भी एक साजिश थी कि जो महीनों को नाम अलग होके वो सिखाए नहीं गए, उसको लाया नहीं गया। उस समय चाहिए, मेघनाथ शाह सोचते होंगे कि चैत्र ते फाल्गुन महीने लोगों के रोज के व्यवहार में याद रखने को आसान नाम है, लेकिन उस आसान नामों ने एक संभ्रम निर्माण किया नागरिकों के मन में कि जब हम बोलते हैं कि पाडवा, अभी आने वाला पाडवा 12 चैत्र या 13 चैत्र को आ रहा है, तो ऐसा बोलने के बाद और हमारे घर घर में चांद्रमास इतना प्रचलित होने के बाद जो एक वर्ष प्रतिपदा या अक्षय तृतीया, ये सब चीजें हमें याद रहती है, कब है देखा जाता है। कुछ कुछ तिथि तो पक्की याद रहती है। कृष्णाष्टमी कभी कोई भूलता नहीं है, कौन सी कृष्ण जन्म है। तो ये जब श्रावण में श्रावण, और वो भी 8 कृष्ण के बदले यदि 30 श्रावण को आया, तो बोलते हैं ऐसा कैसा होगा। और इस संभ्रम में नागरिक फंस गए, उन्होंने इसका प्रयोग करना स्वीकार्य नहीं किया और ग्रेगोरियन कैलेंडर ही व्यवहार में यूज करते रहे। जब इस संभ्रम से लोगों को बाहर निकालने के लिए हमने दिनदर्शिका छापी, तो हमने हर महीने को राष्ट्रीय सौर अश्विन ऐसा लिखना शुरू किया और हमने लोगों को सूचनाएं कि धनादेश चौकोना पहले राष्ट्रीय सौर लिखो और बाद में जो कुछ 13 अश्विन है या 14 अश्विन है वो लिखकर 1943 लिखो, कि सामने वाले बैंक वालों को मालूम पड़ेगा ये चांद्र की तिथि नहीं, और ये वास्तव में अपने भारत की राष्ट्रीय दिनदर्शिका की तिथि है। लेकिन तो भी वो प्रयास इतना ध्यान में रखकर लोग कर नहीं रहे, तो वो करने के लिए हमने और एक ये किया, हमारे कार्यकर्ता ने हमारे मंच के लिए या राष्ट्रीय इंडियन नेशनल कैलेंडर इस नाम से एक ऐप बना के दिया, जिसमें वाइस वर्सा कन्वर्शन, इस वाइस वर्सा कन्वर्शन से बैंक में भी जो है उसने मोबाइल पे ऐप लिया। बैंक के सिस्टम में ये तारीख अभी तक कहीं भी नहीं थी, आजकल आ गई है। स्टेट बैंक के सिस्टम में आ गई है, कई HDFC के बैंक के सिस्टम में आ गई है, लेकिन वो देखना पड़ती है अंदर जाके। तो ये ऐप की वजह से लोगों को वो काम आसान हो गया। अपने हर एक के पास मोबाइल रहता है, वो मोबाइल लेकर अपने बैंक में जाने के बाद देख सकता है और दिखा भी सकता है कि इस प्रकार ये कन्वर्शन है और ये अंग्रेजी तारीख आती है। इस प्रकार व्यवहार में लाने के लिए हमने कोशिशें की। इस विषय में गवर्नमेंट की ओर से ये जो पिछला हुआ वर्ष लिया गया, उसके लिए अभी हमने एक कोशिश शुरू की है। जब हमें वेद से, ऋग्वेद की ऋचा नंबर 1/164/48, इस दीर्घतमा ऋषि की जो ऋचा है, उस से सौर कालगणना के पूरे संदर्भ से त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग है, उसका 5123 से वो संदर्भ लेकर हमने गवर्नमेंट के पास आग्रह शुरू किया है, पत्राचार शुरू किया है कि अभी यदि ये तारीख व्यवहार में लानी है तो उसके पहले कम से कम महीनों के नामा, जो मधु माधव, शुक्ल सूचि, नभ नभस्य, ईश ऊर्ज, तप ईश ऊर्ज, इस प्रकार के सहस्य और तप तपस्य, ये 12 महीने के नाम ऋतु चक्र के आधार से जो
वेदों में संदर्भ दिया है वो नाम स्वीकारो। और जो हम आज बिखरे हुए दिखते हैं वो सच, यदि हम समर्थ भारत है, हम विश्व गुरु बनना चाहते हैं, तो काल गणना के बारे में सचमुच में हम विश्व गुरु है। एक कालायन करके वेबसाइट है, उस पर उन्होंने काफी काल के बारे में जानकारी दी। काल यानी ये गणना का दिन रात का मापन के ऊपर, तो हर चीज काल से जुड़ती है। स्वर लेते हैं, ताल लेते हैं, ये सब काल के ऊपर डिपेंड है। तो इस काल गणना के बारे में अपना जो अध्ययन है वो बहुत बहुत गहरा हुआ है। आपने अभी पद्य जो बोला हमारे कार्यकर्ता ने, उस पद्य में भी ये बोला गया है, इतना गहन अध्ययन भारत के सिवा किसी भी देश में हुआ नहीं है। तो ये समर्थ भारत और निर्भर भारत, आत्मनिर्भर भारत, ये जो अपनी दो चीजें आपके निमंत्रण में दिखाई देती है, ये आत्मनिर्भर भारत का एक ये है। आज जो हमारे मन में चैत्र के बारे में जो द्विधा स्थिति रहती है, उसको त्याग कर 22 मार्च यानी समान रात्र समान दिन, इसका जो खगोलीय वैशिष्ट्य है वो मैं अभी आपको बताता हूँ। 22 मार्च ये दिन ऐसा है विश्व के लिए, समान रात्र समान दिन है, यानी 12 घंटे की रात 12 घंटे का दिन। उस दिन को विश्व दिन भी कहा जाता है। और उस दिन को माधवराय जी ने विश्व को समझाया करके वो जागतिक जल दिन भी बना हुआ है। आज विश्व भर 22 मार्च को जागतिक जल दिन संबोधा जाता है। उस दिन जल के बारे में जो कुछ व्याख्यान या प्रोग्राम जल जागृति की जाती है, ऐसा ये एक वैशिष्ट्यपूर्ण दिन, ये अपने काल गणना का खगोलीय वैशिष्ट्य है। और वहां से अपना वर्ष प्रारंभ होता है, यानी ये 1 चैत्र हुआ। वहां से हम जो सूर्य यानी पृथ्वी सूर्य के भीतर जो घूमती है, उसका जो लंब गोलाकार है, उसके उत्तर गोलार्ध में पृथ्वी का प्रवास शुरू होता है। उस उत्तर गोलार्ध में एक दिन ऐसा आता है कि जो सबसे बड़ा दिन, यानी कुछ 13 घंटा 10 मिनट और कुछ सेकंड, इस प्रकार का वो दिन सबसे बड़ा दिन है। और उस दिन को भारत की दिनदर्शिका के हिसाब से 31 ज्येष्ठ यानी बराबर चैत्र वैशाख ज्येष्ठ 3 महीने का आखिरी दिन यानी 31 ज्येष्ठ, और ग्रेगोरियन दिनांक 21 जून, जिस दिन को अपना भारत में मोदी सरकार आने के बाद जिस दिन को जागतिक योग दिन करके संबोधा गया है, उस विषय में मैंने 2-3 लोगों से चर्चा की। उसका वजह भी ये होगा, उन्होंने बताया, और मेरे को भी यह अनुमान है, मैं आपके सामने रखता हूँ। आपको भी यदि भावा पसंद पड़ा तो आप भी बता सकते हैं। तो ये ऐसा है कि सबसे ज्यादा उत्तर गोलार्ध में ज्यादा समय ऊर्जा, सूरज ये ऐसा तारा है जो पृथ्वी की जीव सृष्टि को ऊर्जा देता है, और योगों से भी ऊर्जा निर्मित होती है शरीर में। तो इस दोनों ऊर्जा का मिलन होना करके वो योग दिन करके जागतिक दृष्टि से मान्यता प्राप्त हुआ है। और आज भी जागतिक योग दिन उसको बोला जाता है, योगा दिन बोलते हैं, लेकिन योग दिन है। उसका दूसरा दिन यानी 1 आषाढ़, यानी वहां से दिन छोटा छोटा होना शुरू होता है, दिन कम होता है, रात बढ़ना शुरू होती है। उस दिन को हमारे धर्म के हिसाब से दक्षिणायन प्रारंभ मानते हैं। जिस दक्षिणायन प्रारंभ का सबसे ज्यादा याद रखने का एक उदाहरण, यानी भीष्माचार्य जो युद्ध में शरपंजरी पड़े थे, तो दक्षिणायन खत्म होने तक उन्होंने अपने प्राण भी छोड़े नहीं थे, क्योंकि उनको इच्छा मरण का वरदान था। तो ये दक्षिणायन प्रारंभ ये सबको भारत वर्ष में
ज्यादा से ज्यादा लोगों को मालूम है, बोला भी जाता है। तो दक्षिणायन प्रारंभ शुरू होता है और उस दिन से फिर भी दिन छोटा छोटा होते फिर एक दिन आता है, वो यानी 23 सितंबर, अंग्रेजी तारीख 23 सितंबर, और अपने जो दिन छोटा शुरू होता है वो अपनी तारीख है 1 आषाढ़, यानी 1 आषाढ़, श्रावण, भाद्र, 31 भाद्र, यानी सबसे समान रात्र समान दिन। आज भी भूगोल के स्कूल की राज्य सरकार के अभ्यासक्रम में इस दिन को सिखाया जाता है, जो मैं आपको अभी बता रहा हूँ, ये दिन सिखाए जाते हैं। तो ये दिन जो है वो 31 भाद्र यानी 22 सितंबर, 21 सितंबर, उस दिन से और समान रात्र समान दिन यानी शरद संपाद बोला जाता है। ये दूसरा जो संपाद बिंदु आता है समान रात्र समान दिन वाला, उसको 22 सितंबर 21 सितंबर को आता है और 22 सितंबर से दिन और छोटा होना शुरू होता है। और वो 22 सितंबर यानी अपना है 1 अश्विन, 23 सितंबर यानी अपना 1 अश्विन और 22 सितंबर यानी सबसे छोटा दिन, और 1 सितंबर से फिर और छोटा दिन और समान रात्र समान दिन होता है 22 सितंबर को, और 23 से दिन छोटा होना शुरू होता है। और वहां से जो छोटा छोटा होते दक्षिण गोलार्ध में प्रवेश होता है और दक्षिण गोलार्ध में सबसे छोटा दिन यानी अंग्रेजी तारीख है 22 दिसंबर। 22 दिसंबर यानी भारतीय सौर काल गणना के हिसाब से 1 पौष, उस दिन सबसे छोटा दिन होता है। और उसके दूसरे दिन से हमारा दिन बढ़ना शुरू होता है और हम दक्षिणायन उत्तरायण प्रारंभ उसके बताया जाता है। इस प्रकार चारों दिन अपने जो महत्वपूर्ण है, पृथ्वी की भ्रमण कक्षा के जो 4 भाग होते हैं खगोलीय दृष्टया, वो इस प्रकार है। और उत्तर गोलार्ध में पृथ्वी को प्रवास करने को, पृथ्वी का प्रवास जर्नी वो 185 दिन का रहता है करके चैत्र 30 दिन का पकड़ा जाता है और वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण और भाद्र ये 5 महीने 31 दिन के होते हैं। और जो 30 पर डे 1 अंश आगे सूरज बढ़ते दिखाई देता है या पृथ्वी आगे बढ़ती है, उस को दिन बोला जाता है। और 1 महीना जो चैत्र महीना है उसमें 30 दिन 10 घंटे और कुछ सेकंद, मिनट और सेकंद ऐसे आते हैं। यानी वहां भी खगोल की रचना के हिसाब से वो किया जाता है। और वैशाख से आगे हर महीने को कई 31 दिन 10 घंटे होते हैं, कई 30 दिन 23 घंटे होते हैं। और इस 23 घंटे के हिसाब से करके वो 31 दिन का है। थोड़ा बहुत राउंड अप नीति अब स्वीकारा गया है, लेकिन उसमें राउंड अप नीति स्वीकारी तो भी कहीं ना कहीं खगोलीय आधार लिया है। इस प्रकार हर महीने के दिन तय करते समय भी खगोलीय आधार है। और इसलिए उत्तर गोलार्ध में अपने वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्र ये 5 महीने सलग 31 दिन के होते हैं। और इस प्रकार उत्तर गोलार्ध खत्म होता है और दक्षिण गोलार्ध में 180 दिन होते हैं करके ऐसे जो वर्ष की विभागणी है वो इस प्रकार खगोलीय आधार पर की है। कई अपने हाथ के ऊपर, जैसे हम कई 2 महीने लागोपाठ जुलाई अगस्त किसी सम्राट के हैं करके 31 बनाए हैं, किसी महीने को 28 दिए,
उसको कोई खगोलीय आधार नहीं, या 1 जनवरी को कोई भी खगोलीय वैशिष्ट्य नहीं है कि जिस वजह से हमें उसे वर्षारंभ कहना चाहिए और कहा जाना चाहिए, कोई भी खगोलीय आधार नहीं। लेकिन अपने एक चैत्र को खगोलीय आधार है, वो समान रात्र समान दिन है, उसको विश्व दिन बोला जाता है। और इस प्रकार ये जो भ्रमण कक्षा के 4 भाग है वो अपनी खगोलीय आधार से बनी हुई दिनदर्शिका है। और उन महीनों के नाम ऋतु के अपने यहाँ 6 ऋतु माने जाते हैं, और 6 ऋतु के एक मधु माधव वसंत ऋतु, इस प्रकार 6 वर्षों, बाकी दुनिया में 4 ऋतु माने जाते हैं, अपने यहाँ 6 ऋतु मानते हैं। और वो परिवर्तन भी अपने को महसूस होता है। अपने भारत में सौर काल गणना के लिए काफी लोगों ने प्रयास किए हैं। अपने यहाँ जो कोणार्क का सूर्य मंदिर है वो भी एक खगोलीय दिनदर्शिका है। आज उसके भी जो आधार बताते हैं वो चांद्रमास का आधार बताते हैं कि सौर काल गणना का जिस प्रकार सूरज की सावली के ऊपर से कहाँ छाव पड़ती है, तो कौन से नक्षत्र में सूरज है, कहाँ नक्षत्र बदलता है, ये चीज बताने वाले लोग रहे नहीं करके हम उसको भी चांद्रमास से जोड़ते हैं। लेकिन सही में वो सौर मास के नाम उधर प्रचलित होते होंगे और हम वो भूल गए हैं। इसी प्रकार दिल्ली का जो कुतुब मीनार, आज उसके ऊपर भी कार्रवाई चालू है कोर्ट में, क्योंकि वो वराह मिहिर ने बनाया है, वो कुछ डिग्री कला हुआ है, और वो उसके भीतर में चारों तरफ 27 नक्षत्रों के मंदिर है छोटे छोटे। कि ये जो कुतुब मीनार का जो मीनार है, यानी जो स्तंभ है, उसको विष्णु ध्वज बोलते थे। उस विष्णु ध्वज का छाव जहाँ पड़ता है उसके अपोजिट नक्षत्र में सूरज रहता है, क्योंकि जिस तरफ सूरज की तरफ सूरज है तो अपनी छाव पश्चिम की तरफ पड़ती है। तो इस प्रकार उसके ऊपर से उसकी ये कालगणना की रचना है, वो भी एक कालगणना का ही प्रतीक है। और उसके ऊपर अध्ययन करने वाले लोग वो बता भी सकते थे। आज वो अध्ययन अपने से चल पड़ा है, हम भूल गए हैं। उसी प्रकार जयपुर जंतर मंतर, ये भी सौर कालगणना का प्रतीक है, सौर दिनदर्शिका का प्रतीक है। वैसा ही उज्जैन का ही जंतर मंतर। इस प्रकार जहां जहां अपने भारतवर्ष में सूर्य मंदिर है, काश्मीर है, वो हर सूर्य मंदिर यानी सौर काल गणना का प्रतीक था। इस प्रकार सौर काल गणना बताने की अपने यहाँ सुविधा थी, और सौर काल गणना का अध्ययन अपने यहाँ ही बहुत गहन हुआ है। इस प्रकार की ये सनातन, यानी पुष्पेंद्र जी हमेशा बोलते हैं कि सनातन काल गणना है। तो सनातन ये शब्द उन्होंने जो लिया है वो वेदों से उसकी उत्पत्ति मिल गई है। ये बात हमने उनको समझाई थी, बताई थी। तो उस वजह से वो सनातन काल गणना बोलते हैं। अभी हमने भारत सरकार के पास 2 चीजों के लिए बिल्कुल आग्रह किया है कि महीनों के नाम जो वेद काल में दिए हैं वो देना, और दूसरा जो है वो वर्ष जो सत्ययुग, द्वापर युग, त्रेता युग से आता है, वो कलियुग का 123 स्वीकारना और व्यवहार में लाना। इस प्रकार की ही ये काल गणना है। यदि हम इस काल गणना को ये बदल होने के पहले भी यूज करना चाहते हैं तो कानूनी तौर पे जो हमने स्वीकार किया है वो चैत्र वैशाखी लिखना पड़ेगा, और हम आज भी इसी प्रकार धनादेश लिखते हैं। इसमें बाम्बोरीकर डोंबिवली के कार्यकर्ता है जिन्होंने ये दिनदर्शिका अपने जीवन में रोज
उपयोग करना शुरू किया है, प्रयोग करना शुरू किया है। उन्होंने वोडाफोन को अपने टेलीफोन बिल का चेक दिया था, जिस चेक पे राष्ट्रीय तारीख लिखी थी। पहले 2 महीने उन्होंने चेक बैंक में भेजे ही नहीं, तारीख बराबर नहीं करके। बाद में उन्होंने एक लेटर लिखा, तो उनको हमें हमारे कार्यकर्ताओं ने समझाया कि इस प्रकार की, उन्होंने वो चेक बैंक में डिपॉजिट किए, पास भी हो गए, तो भी फिर एक बार तीसरे महीने का चेक बैंक में भरे बिगर फोन कट करने का इरादा किया और नोटिस दिया कि आप पेमेंट करो, तुम्हारा पेमेंट ड्यू है। तो इन्होंने बताया कि मैंने तो चेक दिया है, आपने चेक हमारी बैंक में भेजा नहीं है। तो उन्होंने कुछ हमें रिप्लाई दिया नहीं और फोन बंद कर दिया। हम ग्राहक न्यायालय में गए और उस केस को हमने जीता। नीचे के कोर्ट ने 7,000 रुपया दंड हुआ। वो ऊपर के कोर्ट में गए, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में 7,000 दंड होता, तो उनको ऊपर के कोर्ट में ज्यादा दंड होगा, ऐसा इनके वकील ने बोला है। आखिर उन्होंने कॉम्प्रोमाइज किया और हमें 27,000 रुपया पेनल्टी दी। मैं आप समर्थ भारत और आत्मनिर्भर भारत के सब सभासदों को ये आह्वान करूंगा कि आप लोग अवश्य ये दैनंदिनी खरीद लेना। हमारी वेबसाइट है www.rdpm.in। इस प्रकार की हमारी वेबसाइट है। नया कैलेंडर 15-20 दिन में आने वाला है। उस समय से आप ये कैलेंडर खरीद सकते हैं। आप उसका प्रयोग शुरू करना। कठिनाई जरूर है, बैंकों में अज्ञान है। हम जब तक यूज नहीं करेंगे, हम आग्रह नहीं धरेंगे, हम उनको कानून नहीं बताएंगे, हमारे दिनदर्शिका के ऊपर आरबीआई का परिपत्रक, आईबीए का लेटर, भारत सरकार का जो एक संकेत स्थल है जहाँ भारत की प्रतीकों का बताया हुआ है, उसमें राष्ट्रीय कालगणना, ये भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है। जो 14 प्रतीक है, राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगीत, राष्ट्रगान, राष्ट्रीय चलन रुपया। आज राष्ट्रीय चलन रुपया के लिए कानून बना है। कोई शाई से या पेंसिल से लिख के तो भी बैंक वाले वो नोट जब्त कर सकते, लेकिन वो जब्त नहीं करते, लेकिन वो आपको देते हैं, बाहर चलाओ, यहाँ हम नहीं लेंगे। या उसको स्टेपल किया तो भी चलती नहीं है। ये जैसे कानून बना के उसका सम्मान बढ़ाया है, उस प्रकार हमारे राष्ट्रीय कैलेंडर का, हमें आरबीआई का परिपत्रक हमने कैलेंडर के ऊपर छपा है। आरबीआई वेबसाइट पे वो आप भी देख सकते हैं। उस परिपत्रक के हिसाब से हम लिखना शुरू करें। कोई भी कठिनाई आएगी लेकिन नुकसान नहीं होगा। मैंने काफी सारे लोगों से ऐसे चेक लेकर उनका विश्वास बढ़ाया है। काफी सारे संभाजी नगर, औरंगाबाद में रहने वाले इंडस्ट्रीज वाले भी हमें इसी प्रकार तारीख लिखकर चेक देते हैं और बैंकों में वो पारित होते हैं। शुरू में हमें कठिनाई हुई, अभी कहीं भी ज्यादा कठिनाई नहीं, लेकिन आप नए एरिया में रहते होंगे, वहां ये विषय पहुंचा नहीं होगा। ये व्यवहार शुरू करेंगे या किसी व्यापारी है आपके उसमें, तो ये व्यापारी यदि अपनी बैंक को राइटिंग में पहले ही दे देंगे कि आज से ये आरबीआई का परिपत्र है, मेरे को ये विषय मालूम पड़ा कि अपने देश का खुद का दिनदर्शिका है, कैलेंडर है, और उस हिसाब से हम धनादेश लिख सकते हैं, चेक लिख सकते हैं, तो हम इसी प्रकार के दिनांक लिख कर देने वाले हैं। तो कृपया आप इसकी नोन बंदोबस्त करना। तो अपनी ब्रांच अपने परिवार में, अपनी शाखाओं में उसको सूचना दे देंगे और आप लोगों को भी कठिनाई होगी नहीं। और एक एक्नॉलेजमेंट लेके अपने फाइल में रखना। कभी कुछ कठिनाई आई तो उनको बता सकते कि हमने ये सूचित किया था आपको कि अभी आगे हम इस प्रकार धनादेश देने वाले। तो इस प्रकार ये दिनदर्शिका व्यवहार में लाना
जो आज हम ग्रेगोरियन कैलेंडर यूज करते हैं, जिसको कुछ भी खगोलीय आधार नहीं है, रोमन देवता के नामा है। 4 नामा, 2 नामा रोमन सम्राटों के हैं और 4 नाम शब्दार्थ छोड़कर कुछ भी हुए, क्योंकि उनकी दिनदर्शिका को पहले 10 महीने की थी। तो जो सितंबर, अक्टूबर और नवंबर और दिसंबर, ये 4 महीने, इनके यदि आप ठीक से उच्चारण करेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा सप्त यानी 7। इस शब्द से सप्टेम ये लैटिन शब्द बना और या लैटिन शब्द से सितंबर यानी 7वां महीना, ऐसा उसका शब्दार्थ है। अष्ट, अष्ट से अक्टो लैटिन शब्द बना और लैटिन से अंग्रेजी आई है तो उससे अक्टूबर हुआ। नवम, नवम से नोएम और नोएम से नवंबर। दशम से डेकेम और डेकेम से दिसंबर। अभी तक हमें ये बताया गया नहीं, किसी ने ध्यान देकर देखा नहीं, लेकिन ये चीज हम लोगों के सामने रख के आह्वान करते हैं कि ये गलती अपने देश में जो हुई है, इसको सुधारने के लिए, आत्मनिर्भर होने के लिए अपना देश का राष्ट्रीय कैलेंडर व्यवहार में लाने के लिए कोशिश करो। कठिनाई आएगी, लेकिन कठिनाई से हटना नहीं है और आत्मविश्वास से लिखकर लोगों को समझाना। बिल्कुल सब लोग ये एक्सेप्ट करेंगे। हमने इस प्रकार डिमांड ड्राफ्ट भी निकाले। एक मेरे जीवन का घरेलू किस्सा है। हमने एक परीक्षा होती है CS की, कंपनी सेक्रेटरी की, उसके लिए हमने एक डिमांड ड्राफ्ट निकाला था। वो डिमांड ड्राफ्ट बैंक में जमा करे बगैर कंपनी सेक्रेटरी के कार्यालय से वापिस आया। हमने जब सब चीजें उनको कंफर्म की तो उनको जो बीच में उनकी मुदत थी वो खत्म होने के बाद भी डिमांड ड्राफ्ट होने की वजह से उनको एक्सेप्ट करके परीक्षा को मेरी बेटी को बैठने को परमिशन देनी पड़ी। इस प्रकार आत्मविश्वास रख के यदि आप सब लोग आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए इस विषय में भी रोज के जीवन में हर एक को कई ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। कैलेंडर के ऊपर जानकारी दी है, उतनी ही जानकारी लोगों को देकर इस विषय को आगे बढ़ाना अवश्य है, ऐसा मेरा मानना है। अभी मैं मेरी वाणी को विराम देता हूँ। यदि किसी को कुछ भी सवाल पूछना है आप पूछ सकते। हमारी वेबसाइट, हमारी बाकी सब चीजें हम आपको दे ही देंगे और आपको कैलेंडर खरीदकर आप उसमें भी हमने ये डिटेल दी हुई है, तो उससे भी आप इसमें हमारे साथ जोड़े जा सकते हैं। अंजलि मैडम और संदेश जी हमारे साथ जुड़ेगी है, तो आप भी इस प्रकार में कुछ सवाल पूछने का कोई है तो आए होंगे तो आप बताइए, मैं उनका रिप्लाई दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो, धन्यवाद अभय जी। और यहाँ पर भी किसी को कुछ पूछना होगा तो अपने आप को वो अनम्यूट करेगा और अपना सवाल रखेगा। ठीक है, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद अभय जी आपका। और जिस किसी को भी कुछ प्रश्न होंगे वो हैंड रेज करके अपने सवाल पूछेंगे। हाँ जी, आप एक बार आह्वान करिए किसको पूछना है तो फिर मैं भी बताता हूँ। किसी को कुछ पूछना है? जी, रोहन बुसारे, अपने आप को अनम्यूट कीजिए और अपना प्रश्न पूछिए।
नमस्कार, आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी, आ रही है। हाँ, नमस्कार गुरुजी, मैं बताइए। रोहन बात कर रहा हूँ, हाँ लातूर, जी, महाराष्ट्र लातूर से बात कर रहा हूँ। हाँ मेरा जी, ये हाँ सवाल जी, है, बताइए। हाँ, आपने जो हाँ, कहा कि वेदों से हम वेदों में संशोधन करके उसके द्वारा हमको हमारी दिनदर्शिका को अमल में हम्म, लाना चाहिए, ऐसा आपका सरकार को सुझाव है। अगर हाँ वेदों जी, वेदों से अनुरूप अगर हम ये दिनदर्शिका अप्लाई करते हैं, तो आज के कौन सा साल चलेगा वेदों के अनुसार? 5123 5123 मतलब 23, चल हाँ, रहा होगा ना आज? कली युग, और मास कलयुग का रहेगा 5123। 5123, और मास रहेगा सहस्य मास। जी, 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 यही जानना था हाँ, मुझे कि हाँ जी, हाँ, क्योंकि धन्यवाद। जो पौष पौष मास जो है हुँ। अपना चांद्र मास का, उसके हाँ, हाँ, इस मास का नाम सहस्य है। और ये हाँ। सर्दी के जो ऋतु है जी, उसके 2 मास है, सह और सहस्य, उसमें जी, का जी, आखिरी मास है सहस्य मास। जी, हाँ, धन्यवाद सर। हाँ जी, तो अभय जी, तो हाँ इन जी, 12 महीनों के नाम अगर आप बता देंगे यहाँ पर, तो सभी की जानकारी में वृद्धि होगी मेरे ख्याल से। ठीक है, ठीक है। चैत्र के लिए मधुमास, वैशाख के लिए माधव मास, बाद में शुक, ज्येष्ठ के लिए शुक मास, ज्येष्ठ, आषाढ़ के लिए सॉरी सॉरी, ज्येष्ठ के लिए शुक्र मास, आषाढ़ के लिए शुक्ल मास, बाद में नभ और नभस्य, यानी श्रावण और भाद्र, नभस्य, बाद में श्रावण भाद्र, अश्विन कार्तिक के लिए ईश ऊर्ज, ऐसे मास है। अश्विन कार्तिक, पौष, अश्विन कार्तिक, अग्रहायण, अग्रहायण महीने के लिए सह मास, और पौष मास के लिए सहस्य, और बाद में अभी जो आएंगे वो तप और तपस्य मास आएंगे, यानी माघ और फाल्गुन, तप और तपस्य, ऐसे ये 12 मास आएंगे। अपनी कैलेंडर के ऊपर हमने ब्रैकेट में इन मासों का भी नाम लिखा हुआ है, और ब्रैकेट में 5123 भी लिखा है युगाब्द का। अपनी वेबसाइट जो है मैंने बताया, आप भी कहीं टाइप करके डाल सकते हैं, मैं मोबाइल से नहीं डाल सकता, डाल सकते हैं तो डाल दो उसमें। सचिन जी है क्या? सचिन जी, आप डाल सकते हैं तो डाल दो वेबसाइट का नाम, www.rdpm. मराठे काका जी डाला हुआ है, नाम डाला हुआ डाला है। हुआ, हाँ वेबसाइट की सारी डिटेल साथ में दी है। हाँ जी, आप अगर चाहो तो मैं 12 महीने के अपने जो मास के नाम है मैं पढ़ के हाँ बताऊं आपको। हाँ हाँ, चैत्र के बताओ। लिए कहा जाता है मधुमास, वैशाख के लिए कहा जाता है माधव मास, ज्येष्ठ के लिए कहा जाता है शुक्र मास, हाँ, आषाढ़ के लिए कहा जाता है शुचि मास, श्रावण के लिए कहा जाता है नभ मास, भाद्रपद या भाद्र के लिए कहा जाता है नभस्य मास, और अश्विन के लिए कहा जाता है ईश मास, कार्तिक के लिए कहा जाता है ऊर्ज मास, अग्रहायण के लिए कहा जाता है सहमास, पौष के लिए कहा जाता है सहस्य मास, माघ के लिए कहा जाता है तपमास, और आखिरी 12वां फाल्गुन मास के लिए कहा जाता है तपस्य मास।
ऐसे ये 12 महीने के 12 नाम है। और किसी को कुछ पूछना है नमस्ते। तो हाँ सर, मैं पूछना चाहता हूँ। मेरा नाम श्याम सुंदर सिंह, दिल्ली से। मेरे 2 प्रश्न हैं छोटे छोटे। एक तो ये तो जो महीनों के नाम अभी बताए हाँ वेदों के हिसाब से, हाँ अगर इसको प्रयोग में लाना चाहें तो ये तो बहुत कठिन नहीं हो जाएगा? बहुत से लोगों के लिए पता ही नहीं होगा। और दूसरा, ये जो हमारा विक्रम संवत चलता है, जो अभी 2058 है। हाँ, वो हेलो। 78 है ना? हाँ, तो वो 78। तो वो और इसमें, इन दोनों में क्या अंतर है और कौन सा हमारे लिए ज्यादा सही है? हाँ, थोड़ा पहले प्रश्न का उत्तर देता हूँ। महीनों के नाम बदलने से कुछ दिन के लिए हमें ऐसा लगेगा कुछ अलग अलग कर रहे हैं। जब हम ग्रेगोरियन कैलेंडर हमारे पूर्वजों ने लिखना शुरू किया तो उनको भी उस समय कुछ न कुछ गलत लगा होगा। परसों आपने एक वीडियो देखा होगा, काशी विश्वेश्वर की घटना है। मैं थोड़ा आपको बताना चाहता हूँ। एक वीडियो था, कलकत्ता से कोई आया था जो रो रहा था मस्जिद दिखाई नहीं देती करके। उस जो पत्रकार थी उसने उसको कुछ सवाल नहीं पूछा, वो उसको आधार देने लगी, रो मत रो मत। लेकिन सही में एक यूट्यूब चैनल पे एक ने सवाल पूछा कि क्यों हमारे पत्रकार डरते हैं इस चीज के लिए। पूछना था, जब औरंगजेब ने काशी विश्वेश्वर का मंदिर तोड़कर वहां मस्जिद बनाई तो उस समय कितने लोगों की जान गई है और कितने लोग रोए होंगे। हम इस चीज को याद नहीं करते। जब ये हमें लिखना पड़ा तो कुछ न कुछ लोगों के मन में आया ही होगा। उस प्रकार की ये भावना आ जाएगी इतने दिन के बाद यूज करने से, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। कैलेंडर छपा जा सकता है, ऐप उपलब्ध है। अभी गूगल जो वेबसाइट है, गूगल पे भी जो कैलेंडर आता है गूगल का, उसमें भी राष्ट्रीय तारीख का सेटिंग करके हमें दिखाई देता है। हमें इन चीजों को प्रयोग करना पड़ेगा। आज उन्होंने जो चैत्र वैशाख है वो नाम दिए है, जो कानूनी तौर पे स्वीकार है वो। लेकिन जब हम ये नाम स्वीकारेंगे तो वो उतना परिवर्तन वो करके देंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं। आज भी संगणक में, आउटलुक में ये कैलेंडर उपलब्ध है, लेकिन हमारा समाज वहां जाके देखता नहीं है। आउटलुक में सेटिंग किया तो आज भी हम दोनों तारीख साथ में ले सकते हैं। वर्ड में भी सेटिंग किया तो इस प्रकार की सुविधा है। तो हमें ये चीज लोगों तक पहुंचानी पड़ेगी, तो ये कठिनाई जो लगती है वो लगेगी नहीं। दूसरा, मैंने इसलिए शुरुआत करते समय बताया कि हमारे साथ राजेश है। विक्रम संवत में भी 3 प्रकार की 4 प्रकार के संवत आते हैं। तो ये सब हमारे राजाओं ने जो कुछ कालगणनाएं शुरू की, वो सिर्फ तिथि मास के वर्ष बदले, उसमें दिन रात का कुछ परिवर्तन किया नहीं है और वो कोई कर भी नहीं कर सकता। वर्षारंभ सिर्फ चेंज किया है। किसी ने कार्तिक मास से वर्षारंभ किया। अभी हमारे यहाँ शिवाजी महाराज जो है उन्होंने राज्याभिषेक से अपना वर्ष शिवशक शुरू किया। आज वो कुछ 347 या 48 चालू है। वैसा शालिवान ने भी शालिवान शक जो आज 1943 से वो शुरू किया। ये तो हमारे राजाओं ने शककर्ता राजा होने के लिए किया है। लेकिन सृष्टि की जो रचना है, सृष्टि की रचना जो है, सत्ययुग वो खत्म होने के बाद त्रेता युग, वो खत्म होने के बाद द्वापर युग, और द्वापर युग खत्म होने के बाद कलयुग। इस रचना से जो गणना आती है वो 5123 है और वो यूज करने में हमें गर्व लगेगा। हमें कुछ, हम विक्रमादित्य का अपमान नहीं कर रहे, हम गौरव बढ़ा रहे, भारत का गौरव बढ़ा रहे।
विक्रमादित्य का अपमान करने का क्या बात है? कुछ भी नहीं होता उसमें। आदत एक बार लग गई, जैसे ग्रेगोरियन कैलेंडर की लग गई, उस समय गवर्नमेंट ने क्यों पीछे वाला लिया, इसका कोई कहीं भी संदर्भ मिलता नहीं तो हम बता देते थे। लेकिन संदर्भ आप जानते हैं कि अपने इतिहास में भी कितना परिवर्तन किया गया, क्यों किया गया, उस प्रकार वो भी लिए बिगर ये लिया। तो हम क्यों नहीं, जो सनातन चलते आया है वो 123 ले, और यदि ये विषय अपने को मालूम पड़ा तो कोई भी गलत नहीं लगने वाला। कुछ अभी भी मन में कुछ है आपके श्याम सुंदर जी? नहीं, अब ठीक है सर। तो हमें ये अभी हमारे कोकण में भी कोई शिवशक का कैलेंडर निकालते हैं खर्चा करके, कुछ नहीं, सिर्फ शिवाजी नाम का, शिवाजी महाराज की स्मरणार्थ निकालते हैं। तो ये तो रहेंगे इतिहास में। उन्होंने जो कालगणना शुरू किया, हम भूलने वाले नहीं, हम विक्रमादित्य के इतिहास में वो भी बताने वाले हैं कि उन्होंने किया है, उसको कहिए नहीं। लेकिन जो सनातन ओरिजिनल है वो लेने से अपना स्वाभिमान बढ़ेगा, आत्मविश्वास, आत्मनिर्भर है, ये हम महसूस करेंगे। जी, हाँ, अब मैं संतुष्ट हूँ इससे। हाँ जी, ठीक है, बस। हाँ, डॉक्टर अनुज कुमार जी, अपने आप को अनम्यूट कीजिए और अपना प्रश्न पूछिए। आवाज नहीं गेला त्याला। हेलो, हाँ, आवाज आ बोलिए। रही है? हाँ जी, आ रही है। अच्छा, नमस्कार सर। नमस्कार। हाँ, मैं डॉक्टर अनुज कुमार देवबंद से बोल रहा हूँ, यूपी से। हाँ जी। तो पहली बात तो ये है कि जो आपने ये वैदिक कैलेंडर की बात की है, ये इस विषय में भी उचित है कि देश भर में अलग अलग तरीके से नववर्ष मनाना, अलग अलग तिथि से नववर्ष मनाना, अलग अलग प्रकार के संवत्सरों को मनाना, तो उसकी जगह पर केवल एक गणना चलेगी, ये तो उत्तम है। हाँ जी, हाँ जी। दूसरी चीज, एक चीज आग्रह मेरा आपसे ये है कि जो आपने आरबीआई के सर्कुलर की या उनके जो निर्देश उसकी बात की है, उसकी कॉपी भी अगर आप हमारे या तो ग्रुप में शेयर हो जाए या किसी प्रकार से मिल जाए, तो बैंक वगैरह में यदि जाते हैं और उनको ये दिखाते हैं तो वो काफी सुविधाजनक रहेगा लोगों के लिए। ठीक है, मैं पहले बात बताता हूँ हमारा। हाँ, बताइए, आपका सवाल। जी, हाँ, अभी एक आध मेरी शंका है, वो मैं जरूर आपसे पूछना चाहता हूँ। कि अभी आपने जैसे इसमें बात की कि ग्रेगोरियन कैलेंडर की बात की, ये वास्तव में कोई प्रकृति से या उससे कोई इसका लेना देना नहीं है। हाँ जी। और दूसरी बात एक ये है कि अब आपने ये कहा कि 21 मार्च को एक दिन छोटा और बड़ा बराबर रहते हैं, मतलब उतने घंटे का दिन है, उतने घंटे का रात रहती है। जी। वो 22 सितंबर से आपने बताया कि पौष मास लगता है। पौष बताया, कार्तिक नहीं, पौष ही बताया। नहीं, 22 नहीं, अश्विन 22 सितंबर से। हाँ, दिसंबर का है, 22 दिसंबर। 22 सितंबर से भी एक चर्चा आपने बताई थी, मैं इसमें शायद भ्रमित हो रहा हूँ बोलने में। नहीं, 23 सितंबर को अश्विन मास शुरू होता है। जी, हाँ, मैं वही कहना चाह रहा हूँ। चलिए, जो भी है 23 में है, तो मेरा मानना ये है कि जब प्रकृति अपने अनुसार चल रही है, चंद्रमा अपनी प्राकृतिक गति से चल रहा है, सूर्य अपनी निश्चित गति से चल रहा है, और हमारा ग्रेगोरियन गणना प्रकृति के अनुसार नहीं है, तो एक निश्चित दिसंबर या सितंबर या निश्चित ग्रेगोरियन डेट को हमारी मास कैसे आरंभ होगा, ये कैसे एक जगह पर हर साल बैठेंगे सही? इसका मतलब ये हुआ कि ग्रेगोरियन कैलेंडर भी कहीं ना कहीं साइंटिफिक है। अगर एक ठीक 23 सितंबर को अगर हमारा मास चेंज हो रहा है हर साल, तो ये कैसे संभव है? हाँ, तो पहले ये इस सवाल का जवाब देता हूँ। ग्रेगोरियन कैलेंडर भी सूर्य भ्रमण के ऊपर निर्भर है। पहला सवाल, दोनों भी, जैसे
दो माइनस आंकड़े है, -100 प्लस -200, तो -300 बनते हैं, उसकी बेरीज होती है, माइनस नहीं होते, बराबर है। उसी प्रकार जी। ग्रेगोरियन कैलेंडर भी सौर भ्रमण के ऊपर है। उनकी 22 तारीख है, जो बीच में की तारीख आती है, अपना वो वर्षारंभ उस दिन है जिस दिन समान रात्र सीमान दिन है, और वो वर्ष में 2 ही बार आता है। एक पहला आता है वसंत संपत को, यानी 21 मार्च को, यानी 22 मार्च से अपना नया वर्ष शुरू होता है, और दूसरा आता है 22 सितंबर, यानी 23 सितंबर को अपना अश्विन शुरू होता है। ये दिन बार बार आते नहीं है, ये 2 ही बार आते हैं। उनका जो एक जनवरी जो है, उस दिन यदि आपको पूछा कि क्या खगोलीय घटना है, तो कुछ भी खगोलीय घटना नहीं। हम बता नहीं सकते कि समान रात्र समान दिन है, बता सकते उस दिन को? नहीं बता सकते। और ये जो मैंने जो 2 शब्द यूज किए, कि एक वसंत संपात यानी विश्व दिन, और दूसरा शरद संपात, तो दूसरा विश्व दिन, ये जो है, ये निकालने की जो रीति है वो पूरी पृथ्वी के लिए एक ही है। क्या होगी? तो पृथ्वी पर जो आदमी खड़ा है तुम्हारे जैसा या मैं, तो पृथ्वी पर मैं खड़ा हूं, तो मेरे को ऐसा भास होता है। अपने ज्ञानेश्वर महाराज जो है हमारे यहाँ के, उन्होंने बताया है, न चालता सूर्याचे चालने। हिंदी में नहीं मैं बता सकता हूँ, लेकिन मराठी में है, उनकी प्राकृत में है, बोला है, न चालता सूर्याचे चालने। उस ओवी को स्पष्टीकरण देते समय किसी ने बताया है कि जैसा हम ट्रेन में बैठे बाद हमें ऐसा लगता है कि पेड़ पौधे दौड़ रहे हैं, तो पेड़ पौधे नहीं दौड़ते, ट्रेन गति से दौड़ रही है, तो हमको लगता है पेड़ पौधे पीछे जा रहे हैं। वो तो वही है। वैसा पृथ्वी का जो भ्रमण होता है, उसमें जो एक आयानिक गुरुत्व माना जाता है, जो आयानिक गुरुत्व माना जाता है, सूर्य का जो भासमान मार्ग है, पृथ्वी पे खड़ा होने वाले आदमी को ऐसा लगता है कि सूरज पूरब से आता है और पश्चिम की तरफ जाता है। तो जो भासमान मार्ग है वो एक सर्कल है। उस सर्कल को पृथ्वी पे 3 वृत्त सब बच्चों से को सिखाई गई है, कर्क वृत्त, मकर वृत्त और विषव वृत्त। ये विषव वृत्त यदि बड़ा बड़ा कर लिया, गणित के आधार से किया है, वो जहां 2 जगह स्पर्श करता है, वो 2 जगह यानी वसंत संपात और शरद संपात है। तो ये पृथ्वी के लिए एक है। तो उसमें किसी देश को भी आपत्ति नहीं आ सकती, जी। क्योंकि इसरो भी, रशिया की वेधशाला भी इसको आयानिक वृत्त बोलते हैं। और ये जो वृत्त है, ये सब विश्व में मापन पद्धति के लिए बनाए गए हैं। अक्षांश रेखांश बोला जाता है यदि पृथ्वी का गोल लेंगे तो उसके ऊपर। तो उसका जो विश्व वृत्त है, वो बड़ा करके जहां स्पर्श करता है, वो 2 बिंदु निकाले गए हैं और उसको वर्षारंभ बोला गया है, उसमें एक को। ये खगोलीय आधार है। पहला प्रश्न क्या था, मैं भूल गया। नहीं, प्रश्न मेरा यही था कि अंग्रेजी जो डेट है, तारीखें हैं, हाँ वो एक निश्चित उसी तारीख को कोई खगोलीय या प्राकृतिक घटना कैसे हो सकती है, वो तो बदलनी चाहिए। अब जैसे संक्रांति होती है, साल भर में 12 संक्रांतियां होती हैं, सूर्य 12 राशियों में भ्रमण करता है। हाँ जी। एक परंपरा भारत में चली आ रही है कि हम हाँ जी 13 जनवरी को ही मकर संक्रांति मनाते हैं, लेकिन वास्तव में ऐसा होता नहीं। कभी नहीं, 14 को भी मकर में राशि में प्रवेश करता है, कभी 15 को भी करता है। हाँ, तो ये तो मेरा तो सिर्फ इतना ही, इस वेरिएशन के ऊपर ही आपसे हाँ जी, तो ये सवाल ऐसा है आपका, ये जो पंचांग बनाते हैं वो निर्यन पद्धति से करते हैं।
उसको चंद्र का जो वर्षमान है उसको नक्षत्र वर्ष बोला जाता है। वो तो बहुत बड़ा ये है। और ये निर्यन पद्धति से पंचांग बनाने से उसका जगह चेंज होती है। जो विवेकानंद की जन्मदिन के समय संक्रांत थी, आज वो 14 से 15, 13 से 14, 14 से 15 तक आ गई है। जी जी और वो बिल्कुल। आगे आगे जाएगी। तो ये सायन पद्धति को सौर काल गणना बनाई हुई है। और उस हिसाब से संक्रांत हमेशा 22 दिसंबर यानी 1 पौष को ही संक्रांत होती है। और वो संक्रांत का हमने मीनिंग लगाया मकर राशि से, और वो निर्यन पद्धति की पद्धति से। तो ये जी। सायन पद्धति से मकर संक्रांत 1 पौष को ही आती है, और वही सबसे महत्वपूर्ण है। क्योंकि अपने इसमें सिर्फ एक ही त्योहार जो है वो हम सूर्य भ्रमण का मनाते हैं, संक्रांत, जी सूर्य से निगड़ित। बाकी सब त्योहार तिथि के ऊपर है। जी जी ध्रुव प्रत्यय की यानी दृष्टि को दिखाई देती थी चंद्र को, और उस हिसाब से वो हम मनाते गए। उसमें कठिनाई कुछ नहीं थी, वो आसान था। और आज भी नेवी के लोग चंद्रमा के ऊपर से ही उनको मालूम पड़ता है समय कालखंड कि 2 पूर्णिमा आ गई, यानी 2 महीने हो गए। लेकिन वो जो महीना है वो पूरा 30 दिन का होता नहीं है, वो कम ज्यादा दिन का होता है। तो दैनंदिन व्यवहार में तिथि क्षय तिथि वृद्धि इसमें चलती है। हाँ, तो वो दैनंदिन व्यवहार में यूज करना आसान नहीं था। करके मैंने शुरू में बताया, करके हमने ग्रेगोरियन कैलेंडर अपनाया। हमारे लोगों ने नामों में खटका होगा, अर्थ को भी देखा नहीं गया होगा, लेकिन हमने वो अपनाया और आज भी हम यूज कर रहे हैं। कोई गलत यूज करते हैं ऐसा हमें लगता भी नहीं है। जी लेकिन अजय पटेल जी है मेहसाणा गुजरात से। हाँ जी, अपने आप को अनम्यूट कीजिए और अपना सवाल पूछिए। हाँ जी, धन्यवाद सर, नमस्कार। नमस्कार अजय जी, बोलिए। ये सुन के अच्छा लगा कि मंथ चेंज करने के लिए आपने रिक्वेस्ट की है। मैं तो आपसे यही कृपा करूंगा कि वो लेटर सार्वजनिक किया जाए, हाँ जी, उसी लेटर की कॉपी हर लोग बना के करे। हाँ और जी, ये एक हाँ मास्टर स्टॉक आरडीपीएम की तरफ से है। जैसे ही हाँ कि जी, 1988 में जो बेनामी एक्ट का कानून बना था पर वो प्रवर्तमान नहीं था, अभी किया। ऐसे ही हाँ 98 की जो एडवाइजरी है, हाँ अभी अगर मंथ बदलेंगे तो अमेंडमेंट आएगा। अमेंडमेंट हाँ आएगा तो जी, फिर से लेटर इश्यू होगा सेंट्रल से स्टेट को। हाँ जी, स्टेट हाँ जी, अपने करेगा। अभी अभी हाँ राष्ट्र वाली जो सरकार है, या तो हाँ, लोगों को राष्ट्र चेतना जागरूक है, हम्म, इसमें कृपया 100% काम होगा और हाँ जी, सब हाँ जगह जी, प्रवर्तमान होगा। हाँ जी। एनआईसी भी अपनी वेबसाइटों पे अपने इनवॉइस में सब में डालेगा। अभी आप जब आपने यहाँ से जो पदयात्रा शुरू होनी है, उसके लिए हमने वो एक ब्राउचर बनाया है। उस ब्राउचर में वो पूरा विवरण दिया है। उस आधार से आपको शॉर्ट में भी करके आप भेज सकते हैं लेटर। मैं दे दूंगा, आपको भेजूंगा। पदयात्रा में लोगों को जानकारी। हाँ मैंने संघ का कार्यालय जो है मेहसाणा प्रांत विभाग, उसमें हाँ उनका जी, रात्रि का भी रोकाण का भी किया है, और एक वहाँ 1-2 घंटे का कार्यक्रम करने की बात हो गई हाँ है। जी, हाँ जी, हाँ जी, ठीक है, कोई बात नहीं। चलो, अभी इनके कोई प्रश्न होंगे तो उसको रिप्लाई देंगे। अपनी चर्चा तो हम करेंगे। ऋषिकेश जी ब्रह्मपुरीकर है। हाँ अपने जी, आप को अनम्यूट कीजिए और अपना प्रश्न पूछिए। नमस्कार। हाँ, एक मिनट। नमस्कार हाँ, सर जी। नमस्कार। हाँ, बोला। मैं इस मंच के माध्यम से एक प्रश्न पूछना चाह रहा हूँ कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत सरकार की ओर से इस
दिनदर्शिका के कैसे मायने हैं, इसके बारे में भी थोड़ा सा संक्षेप में भी बताएंगे तो अच्छा। देखो, मेघनाथ शाह ने तो अपने कैलेंडर रिफॉर्म कमेटी का रिपोर्ट जो अपने वेबसाइट पे दिखाई देता है, कैलेंडर रिफॉर्म कमेटी रिपोर्ट डाका, तो उन्होंने लास्ट में बोल के रखा है कि यदि भारत इस दिनदर्शिका का प्रयोग शुरू करेगा तो आज भी यूनो ढूंढ रही है कोई अच्छी दिनदर्शिका, लेकिन ग्रेगोरियन कैलेंडर आज यूनो के लिए जो डेट डालते समय कोई देशों को 3 डेट डालना पड़ती है। एक यूनो के लिए राष्ट्रीय दिनांक यानी ग्रेगोरियन दिनांक, चीन का है तो चीन का कैलेंडर की दिनांक लिखते हैं, हम अपनी दिनांक लिखते हैं अपने राष्ट्र की, तो वो सब एक हो जाएगा। लेकिन पहले भारत के लोगों ने स्वीकारना चाहिए। तो एक अष्टमांश जो लोक संख्या है वो यदि ये यूज करने लगेगी तो जैसा योग का प्रचार करके अभी अपना भी कैलेंडर विदेश में भी जा रहा है, तो धीरे धीरे जब हम बड़े पैमाने से उसका प्रयोग करना शुरू करेंगे तो बिल्कुल वो आगे जाएगा और उसके ऊपर विचार विमर्श होगा और उस समय के पंतप्रधान गर्व से बताएंगे कि ये ऐसा होना चाहिए। जैसा योग दिन हुआ, 7 वार भी अपने वेदांग ज्योतिष से विश्व यूज कर रहा है। जागतिक जल दिन भी विश्व अपने लोगों की सजेशन से स्वीकार किया है, तो जरूर ये भी स्वीकार हो जाएगा। तो उसके लिए गवर्नमेंट लेवल पे कोशिश होनी चाहिए, लेकिन पहले गवर्नमेंट लेवल पे जो अपना परिवर्तन है और वर्ष बदलना है, ये लोगों को समझाया जाना चाहिए। क्योंकि अपने यहाँ जो वर्ष कैलकुलेट किए गए हैं तो उसमें सृष्ट्याब्द, कल्पाब्द यानी पृथ्वी का जन्म कितना है, 197 करोड़ 29 लाख, ऐसी बहुत बड़ी संख्या है। सृष्ट्याब्द यानी 197 के बाद 195 करोड़ यानी 1 करोड़ और कुछ लाख वर्ष। ये पृथ्वी जब सूरज से अलग टुकड़ा बाहर आया तो वो जीव सृष्टि के लिए उपयुक्त होने के लिए रुकना पड़ा होगा, तो वो भी कैलकुलेट किया गया है अपने ऋषि मुनियों ने यानी वैज्ञानिकों ने। तो इतना गहन विज्ञान अपने इसमें है, लेकिन हम ही यूज नहीं करेंगे तो आगे कैसा जाएगा। कोई भी चीज हो, खुद से प्रारंभ करना जरूरी है। और एक हमारे सदस्य हैं, वरिष्ठ सदस्य वेद प्रकाश जी, उन्होंने एक कमेंट लिखा है यहाँ पर। तो मैं चाहूंगा कि वो अपने आप को अनम्यूट करे और मुझे ऐसा लग रहा है कि कि उनके मन में निश्चित ही कुछ शंकाएं हैं या कुछ उन्हें लग रहा है जो उन्हें मैं अपने शब्दों में व्यक्त करने के लिए कहता हूँ। वेद प्रकाश जी। नमस्ते, आवाज नहीं आ रहा। नमस्ते वेद प्रकाश जी। अनम्यूट नहीं हो पा रहा हूँ। अच्छा, आ गई आवाज? हेलो, अभी आवाज अच्छा, आ गई। अभी आवाज आ गई। हाँ, मैं इनफैक्ट सर ये बता रहा था, असल में जब अनुज जी ने प्रश्न किया कि हमारा मतलब उनका 1 जनवरी से शुरू होता है तो हमारा एक तरह से मैच कर ही रहा है उनसे, लेकिन मैं ये कहना चाह रहा था सिर्फ, मतलब इसमें कोई शंका नहीं थी मुझे,
मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा था, वेस्टर्न जो कैलेंडर, ग्रेगोरियन कैलेंडर जो है, उसका कोई एस्ट्रोनॉमिकल आधार नहीं है, खगोलीय आधार नहीं है, जबकि हमारे पंचांग का खगोलीय आधार है। और ये बहुत बड़ी बात है, इसलिए हमें इसको राष्ट्रीय स्तर पर भी, पहले तो अपने व्यक्तिगत स्तर पर, फिर राष्ट्रीय स्तर पर, और अंततोगत्वा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इसको लोकप्रिय बनाने का प्रयत्न करते रहना चाहिए। हाँ, मतलब मुझे इसमें शंका बिल्कुल नहीं है, मैं सिर्फ अनुज जी की बात को ज्यादा आसानी से बताना चाह रहा था कि हमारा आधार खगोलीय है, जबकि 1 जनवरी का कोई खगोलीय आधार, कोई साइंटिफिक बेसिस नहीं है। हाँ, या उनके जो महीने के दिन तय की गए उसको भी कुछ साइंटिफिक रीजन उसका कोई साइंटिफिक बेसिस नहीं है। हाँ, यही बात मैं क्लियर करना चाह रहा। अभी वो पूरे आंकड़ेवारी मेरे पास, अभी मैं थोड़ा नजर से कम होकर के लिख के रखता मैं, नहीं तो वो पूरे साइंटिफिक है, क्योंकि 30 अंश यानी पर डे 1 अंश पृथ्वी आगे खींच सकती है, लेकिन लंबा गोलाकार होने से उत्तर गोलार्ध में परिघ लंबा हो जाता है, पर लंबा हो जाता है। वो मुझे, मैंने पहले भी आपका वेबसाइट विजिट किया है। हाँ, तो मुझे इसका थोड़ा सा अंदाजा लगा है कि किस तरह से वो जो 360 अंश हैं, उसमें कुछ टाइम तक वो लंबे हो जाते, बड़े हो जाते हैं, कुछ दिनों में छोटे हो जाते हैं। परिघ बड़ा हो जाता है, परिधि बड़ी हो जाने से, उसका बिल्कुल सही, सरकमफ्रेंस बड़ा हो जाने से उसका समय ज्यादा लगता है, समय ज्यादा लगता है। ये बिल्कुल खगोलीय आधार है, ये खगोलीय आधार है, उनके उसका ऐसा कुछ आधार नहीं। नहीं। कोई भी महीना 31 का कर दिया, सिर्फ एडजस्टमेंट किया है उन्होंने, एडजस्टमेंट किया है। 365 दिन 5 घंटा 48 मिनट और 46 सेकंड की एडजस्टमेंट किया है। उन्होंने एक लीप ईयर, एक लीप डे बना दिया 4 साल बाद, तो किसी तरह से एडजस्ट किया है। साइंटिफिक बेसिस कोई नहीं है उसका। अपना साइंटिफिक बेसिस करके उसको हमने ही नहीं बढ़ाया तो बाकी कौन बढ़ाने वाला है। बिल्कुल, ये तो मतलब हमें से बढ़ा हुआ है हमारा। बिल्कुल, इसीलिए ये सनातन है कि इसको कोई कर ही नहीं सकता। हाँ, तो आप सब लोग अपना कैलेंडर ले और लिखना शुरू करो। वेबसाइट पे आपको आरबीआई परिपत्रक, आईबीए लेटर सब डाउनलोड करके ले सकते हैं। हाँ, उस वेबसाइट पे है, बिल्कुल सही बात है। तो वही तो एक हमने करके तो कोशिश करके वेबसाइट बनाई कि लोगों को आसान हो जाएगा, वहां से ले सकते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू। हाँ, आप कहाँ से? सर। ओहो, अभी मेरे ख्याल से वी शुड टेक द लास्ट क्वेश्चन। हमारे यहाँ एक सदस्य हैं, मिस्टर वेंकट, ही इज फ्रॉम हैदराबाद एंड ही आल्सो रेज्ड हिज हैंड्स some minutes back, so I request him to speak and ask something to Mr. Marathe. Venkat, please. हिंदी में बात करने को बोलो। हाँ जी, नमस्ते। हाँ सर, आवाज आ रहा है मेरा? हाँ, आ रहा है। हाँ सर, आपका जो कमेंट्री सुन के हमें बहुत खुश लगा। मैं वही बात उठाना चाहता हूँ जो वेद प्रकाश साहब ने उठाया है कि इसका कोई साइंटिफिक बेसिस नहीं है। इसका ये जो 365 डेज का ये जो कैलकुलेशन, ये जो सौर गणना है, ये भी इंडियन भारतीय वैज्ञानिकों से ही किया हुआ है। पोप ग्रेगोरी ने जो कैलेंडर बनाया है, इसका आधार तो इंडियन सोलर कैलेंडर ही कहा जाता है, ऐसा मैंने कहीं पढ़ा है। तो बस वही मैं उठाना चाहता हूं। हाँ जी, सर ने नहीं वही है। वो पहले पद्य में जो सब बताया ना, सभ्यता भी हमारे से लेकर हमें सभ्यता सिखा रहे, हमारे से लेकर हमें सभ्यता सिखा रहे। जी, वही चीज है। तो ये हमें अपने लोगों में ये विश्वास जगाना पड़ेगा, तो हम आसानी से उसको परिवर्तन के साथ स्वीकार कर सकेंगे और हिम्मत से व्यवहार में लाना पड़ेगा। कठिनाई तो है, अज्ञान है तो कठिनाई आने वाली, लेकिन अभी हम पिछले काफी वर्षों से डायरी या कैलेंडर छपवाकर लोगों तक पहुंचा रहे करके तो आज आपके सामने आ सका मैं।
चलो, आप हैदराबाद से है क्या? नमस्कार। हाँ, तो बहुत बहुत धन्यवाद वेंकट, आपका भी। तो मेरे ख्याल से अभी सभी की शंकाएं और सभी के प्रश्नों के उत्तर या जवाब हम कह सकते हैं उसे मिल चुके हैं। और मराठी जी ने भी अपना व्याख्यान तो दिया ही, और साथ ही साथ सभी प्रश्नों के समर्पक और बुद्धि को चालना देने वाले जवाब भी या उत्तर भी हमें दिए हैं। तो पुनः एक बार मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूँ, ऋणी हूँ पूरे समर्थ भारत मंच की तरफ से, और आश्वस्त करता हूँ उन्हें कि हम सभी लोग उनके साथ हैं, आपके साथ हैं, हम सब एक हैं, ऐसा भी कह सकते हैं अभी हम। और किसी भी प्रकार से, किसी भी प्रकार की कोई आवश्यकता, सहायता या जो भी है, हम आपके लिए करेंगे। और हम सब मिलकर इस दिनदर्शिका जो भारत की अपनी है, जो स्वयं चलित है, उसे ज्यादा से ज्यादा आगे लेके जाने का प्रयास करते रहेंगे। तो इसी विश्वास के साथ कि ये सब वेबिनार सभी को बहुत अच्छा लगा होगा और बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर मिल चुके होंगे। अब हमारा सबकी जिज्ञासाएं शांत हुई होंगी, और जब भी भविष्य में इस तरह से कुछ प्रश्न होंगे तो उनके उत्तरों के लिए उस प्रकार का वेबिनार फिर एक बार हम अभय जी से करवाएंगे। तो अब के लिए हाँ, बोलिए बोलिए। मेरा फोन नंबर भी डाला तो भी चलेगा, किसी के फोन आया जी तो भी जी बात कर जी, सकते हैं। हाँ, अवश्य अवश्य। तो इसी के साथ मैं अब इस वेबिनार को संपूर्ण हुआ ऐसे कहता हूँ, और अभय जी का फिर एक बार बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, और फिर एक बार समर्थ भारत मंच आप सबका आभारी है। और पुनः एक बार हम किसी अन्य प्रोग्राम में, किसी वेबिनार में आपके साथ जुड़ेंगे। तब तक के लिए बहुत वंदे मातरम।